एक्चुअली हम और काफ़ी साइंटिस्ट लोग जो भी हैं हम अभी मैंने देखा, अभी क्या देखा बताएगा कोई? एक रोबोट है जो कि एक्चुअली इंडस्ट्री वालों ने बनाया है। एक ह्यूमन ने एक रोबोट बनाया है एआई की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर की मदद से। बेसिकली कुछ नहीं है, मशीनरी है, पुर्जे हैं, बस कुछ नहीं है। और अब किसने बनाया? एक ह्यूमन ने। वैसे ही जब हम कहते हैं कि आप साइंटिस्ट हो, है ना, कोई भी साइंटिस्ट है, उसको हम कहते हैं कि आपको किसने बनाया, तो वो पता नहीं कहता है, कुछ नहीं, बिग बैंग हुआ था, उसके कारण ये पूरी एग्जिस्टेंस आई, और इस एग्जिस्टेंस के कारण हम अस्तित्व में आए। एग्जिस्टेंस, वी केम इनटू एग्जिस्टेंस। और ये सब कुछ हुआ कैसे? ओनली बेसिस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब कुछ नहीं है बेसिकली कि हुआ कि एग्जिस्टेंस हुई, फिर उसके बाद अर्थ हुआ, फिर उस अर्थ आई, फिर उसके बाद अर्थ में पहले तो लावा थी, मैग्मा थी, फिर उसके बाद अर्थ ठंडी हुई, उसमें अपने आप पानी आ गया, उसमें अपने आप ही सब कुछ अपने आप। ये जो थिंग है ना, इसे कहते हैं रैंडमाइज थ्योरी, कि रैंडमली सब कुछ अपने आप आ गया, सब कुछ, है ना, रैंडम थ्योरी। और बाकी उसके बाद क्या हुआ कि एक पहले थे चिंपैंजी से फिर है रियल्टर मैन, ऐसे मैन अलग अलग करके फाइनली ह्यूमन फॉर्म में आ गए। पहले चिंपैंजी थे 10 मिलियन ईयर्स पहले, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके 3 लाख ईयर पहले अफ्रीका में फर्स्ट ह्यूमन पाया गया। फिर उसके बाद ये कहानी अभी चल रही है, ऐसा साइंटिस्ट लोग कहते हैं, है ना, कि कुछ नहीं है, बस बिग बैंग। जब हम बिग बैंग पूछते हैं उनसे कि बिग बैंग क्या सोर्स है बिग बैंग का, भाई वो एक सिंगुलैरिटी, एक्चुअली पता क्या था, वो कहते हैं कि एक बिग बैंग हुआ, एक धमाका हुआ। धमाका किस चीज का? एक छोटे से पार्टिकल का। जब हम कहते हैं कि उस पार्टिकल का सोर्स क्या, उन्हें कुछ पता नहीं है ना, तो उन पार्टिकल का सोर्स पता नहीं है। और हम कहते हैं कि जब आप कह रहे हो कि ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है। वो सिंगुलैरिटी को वो इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि उसमें स्पेस टाइम और सब कुछ, उसमें स्पेस टाइम और मास तीनों थे। जबकि अगर कोई ब्लास्ट होता है तो उसमें टाइम फैक्टर भी तो होता है ना, कि किस टाइम में ब्लास्ट हुआ, कितनी टाइम फ्रेम भी तो होता है ना। अब अगर ब्लास्ट हुआ तो एक्सेलरेशन से उसके मतलब पार्टिकल से सामान निकला ना, तो पार्टिकल से एक्सेलरेशन हुई ना, है ना, तो एक्सेलरेशन में टाइम भी तो फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। तो वो इस चीज का जवाब ही नहीं दे पाते। तो अब अभी हमने देखा कि एक एआई रोबोट है, एआई रोबोट को किसी ने बनाया, तो इसी तरह से क्या पता चलता है, हमें भी किसी ने बनाया। ये रैंडमाइज थ्योरी जो भी अभी तक ये चल रही है, अभी तक स्टिल एआई को मैंने पूछा कि चैट जीपीटी को, मैंने कहा कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता, एक्सप्लेन पक्की फुल टाइप से नहीं कर पाया। तो अकॉर्डिंग टू हिज डाटा ऑफ सितंबर 2021, वो कहता है एग्जिस्टेंस को वो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। साइंस फेल टू एक्सप्लेन एग्जिस्टेंस एंड सोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, की सोर्स क्या है उसको नहीं एक्सप्लेन कर पाया। आगे किस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया? कॉन्शियसनेस को। आगे किस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया? फ्री विल को। ऐसी काफी चीजें हैं कि जो हमारी लाइफ से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं, पर उसको साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक फैक्टर है स्लीप, जो हम सोते हैं, रात को सोते हैं, तो फिर हम सो जाते हैं, फिर हमें पता नहीं चलता कौन से कैसे सपने आ रहे हैं, और भी काफी चीजें हम भूल ही जाते हैं, और हमें उस वर्ल्ड में ऐसा लगता है कि वो वर्ल्ड रियल है। हम सब कुछ भूल जाते हैं जो हमारे फुल डे में हुआ। फिर उसके बाद जब हम सो जाते हैं, फिर उसके बाद जब हम उठते हैं, तो हम एकदम हमें सब कुछ रिकॉल हो जाता है, एकदम ऐसे जैसे पहले तो होगा कि हमारे से सारी मेमोरी खींच ली, फिर उसके बाद जब हम उठ जाते हैं, वेकअप कर जाते हैं, तो फिर ऐसा लगा कि हमारे में सारी मेमोरी डाल दी। तो ये एकदम शिफ्ट आ गया, है ना। तो ये शिफ्ट आ कैसे रहा? एक्चुअली अब आप कहोगे कि साइंस स्लीप के पिल्स होते हैं, वो पिल्स हैं, सिर्फ वो माइंड रिलैक्सिंग पिल्स हैं, पर साइंस अभी तक स्लीप को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि स्लीप में हम किस स्टेट में होते हैं, कैसे कि बॉडी की और माइंड की उस टाइम पे क्या सिचुएशन होती है। तो ये है, आप एक साइकेट्रिस्ट के पास जाओगे, वो आप कहोगे मेरे को स्लीप नहीं आ रही, वो कहेगा भाई स्लीप पिल्स ले ले, काम खत्म। कुछ नहीं है उसके पास, उसको बस ये सिखाया गया उसकी ऑल द अराउंड मेडिकल हिस्ट्री में स्लीप पिल्स ले ले, ठीक है। तो मेन चीज ये है कि जो हम अभी भी साइंस पढ़ रहे हैं ना,
वो टेम्परेरी साइंस है, टेम्परेरी बिल्कुल ना, उसको एग्जिस्टेंस का कहाँ से आई है ये पता है ना। और वो कह रही है कि सब कुछ रैंडमाइज थ्योरी है, कि रैंडमली सब कुछ आ गया, सर्वाइवल फॉर एग्जिस्टेंस है, ठीक है। तो फिर जब जहां तक हम साइंस पढ़ी है वो टेम्परेरी है। अभी हमने पढ़ा कि अभी भी एक लेटेस्ट आई है 2021 में, एआई ने प्रोटॉन होता है ना, प्रोटॉन में 4 चीजें होती हैं, पहले तो 3 होती थी, पर अब एआई ने प्रूव कर दिया चौथी चीज भी होती है। 2 टॉप क्वार्क्स होते हैं, 2 टॉप क्वार्क्स होते हैं, एक लेफ्ट क्वार्क होता है। अब एक नई चीज एआई ने कहा है कि एक चार्म क्वार्क भी है, जिसका 1.5 टाइम्स वेट ज्यादा है, पर साइंटिस्ट अब थ्योरेटिकली प्रूव हो गया। तो हम जितना भी एटॉमिक मॉडल पढ़ते आ रहे थे वो एक पार्टिकल फिजिक्स पे आके वो फेल हो गया। जो नील बोहर का हम पढ़ते आ रहे थे एटॉमिक, अभी आप देख लेना, लेटेस्ट चेक करना, एआई ने एक प्रोटॉन का जो ये है ना चार्म क्वार्क जो बता दिया, इसके कारण हमारा सारा जो भी एजुकेशन सिस्टम का जो एटॉमिक मॉडल था ना, एक पार्टिकल प्रोटॉन पे आके फेल हो गया। अभी अगर मैं बताऊं, एटॉमिक जो मॉडल है ना वो 99.999% खाली है, सिर्फ उसमें 0.1% स्पेस है, जिसके कारण एग्जिस्टेंस है। अब चाहे सॉलिड का देख लो, चाहे लिक्विड स्टेट का देख लो, चाहे गैसियस स्टेट का देख लो, ये फॉर ऑल है। आप देखना, आपको पता चलेगा, क्योंकि साइंस जब आप देखोगे ना, साइंटिस्ट पता कैसे एक्सप्लेन करते हैं। साइंटिस्ट की भी 3 कैटेगरी है, एक तो थियोलॉजी साइंटिस्ट होते हैं, एक तो बिल्कुल ही एथिस्टिक साइंटिस्ट होते हैं। जो पहले के आप साइंटिस्ट देखोगे ना, जैसे न्यूटन था, वो मानता था भगवान में, उसको पता था कि कोई भी ऐसे रैंडम चीज नहीं होती। अभी जो हमारे पास आया थॉमसन भी मानता था भगवान में। लुइस पास्टर जिसने वैक्सीन बनाई मेडिकल फील्ड में, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, वो कहता कि जैसे जैसे मैं ज्यादा बायोलॉजी पढ़ता जाता हूँ, मेरे को भगवान में और विश्वास होता रहता है। आप देखना उसके कोर्स, आपको पता चलेगा। कई साइंटिस्ट तो कहते हैं कि मैथमेटिक्स क्या है, भगवान की भाषा है ना। तो फिर अब एक तो बात होगी रैंडम थ्योरी की, तो मैंने एक साइंटिस्ट से पूछा कि एक जो जीन्स होते हैं, जो डीएनए होता है ना, डीएनए में एक्चुअली 16 जीन्स होते हैं, उसको मिला के 32 हमारे पास जीन्स होते हैं, 32 जीन्स। फिर उससे एक सेल में जीन्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जीन्स, तो उसमें होती है कोडिंग एनकोडिंग, भाई आपके हेयर्स कैसे होंगे, आपकी आईज कैसे होंगी, आपके सब कुछ ये होगी कैसे। मैंने कहा ये किसने कही? वो कहता नेचुरल सिलेक्शन, रैंडम थ्योरी। एक निक्के से एआई को करने के लिए इतना दिमाग लग रहा है। टॉप साइंटिस्ट जो वैंकूवर कनाडा में बैठे हैं, ये सेंचुरी एआई नाम की कंपनी है, और एक और कंपनी है जो ऐसी रोबोट डेवलप कर रही है, बोस्टन डायनेमिक्स। पता है किसी को बोस्टन डायनेमिक्स? यूएसए बोस्टन में दोनों ही ऐसे रोबोट डेवलप कर रहे हैं कि वो साइंस का ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम वॉर में यूज कर सके। अब पढ़ना उनके बारे में, बहुत मतलब है ना। साइंस से जो पहले के साइंटिस्ट थे वो ये निकालते थे भगवान के बारे में कि हाँ कि मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ गॉड, और भी काफी चीजें उनके अच्छे विचार थे भगवान के बारे में। आजकल के जो साइंटिस्ट अभी भी लेटेस्ट हैं, स्टीफन हॉकिंग, वो मानते ही नहीं। अब जो भी मॉडर्न साइंटिस्ट से पूछोगे वो बिल्कुल नहीं मानते एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के बारे में, जबकि जो पुराने साइंटिस्ट थे, आइंस्टीन हो गए, ये सारे हो गए, जो श्रोडिंगर कैट है साइंटिस्ट, वो भी मानता था। जो भी लेटेस्ट है वो बिल्कुल नहीं मानते इस बारे में। ये मेन चीज है कि जो साइंटिस्ट का आज तक चल रहा है। अभी मैं एक एस्ट्रोनॉमर के बारे में पढ़ रहा था, साइंटिस्ट, उसका नाम था गैलीलियो। वो फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स है, फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी है। उसने टेलीस्कोप का इन्वेंशन करा, और उसने सीधा बताया कि मैं भगवान को इतना मानता हूँ। वो एक्चुअली क्रिश्चियन बहुत मानता था, और वो बहुत लव करता है भगवान से। उसके कोट्स काफी हैं, आप नेट पे सर्च करिएगा गैलीलियो के बारे में। उसके कोट्स हैं कि वो कहता कि ये जो संसार है ना वो सिस्टमैटिक चल रहा है। आप पता क्या, एक तो अभी तक एलिप्टिकल ऑर्बिट में सारे घूम रहे हैं,
कोई दिक्कत नहीं है। अर्थ भी अपनी ऑर्बिट में घूम रही है, चाहे सन मूव कर रहा है, सन भी घूम रहा है, सन भी आगे मूव कर रहा है, और ये सारे जो भी प्लैनेट्स है ना एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। देख रहे हो भगवान का सिस्टम कितना प्रिसाइज है, कोई आज तक सोच ही नहीं पाया। अगर थोड़ा सा भी ये सिस्टम हिल जाए ना, 9.8 का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का 10 अगर ग्रेविटेशन हो जाए ना, ये दुनिया हिल जाएगी, है ना। जो पर ये ले लेते हैं इंजीनियर 10 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेट, पर 9.8 का अगर 10 हो जाए ना, पूरी दुनिया हिल जाएगी। कभी आप सर्च करना, उसके काफी कोट्स हैं, गैलीलियो के कोट्स हैं। मैथमेटिक्स लैंग्वेज इज विच गॉड हैज रिटन यूनिवर्स। मैथमेटिक्स ऐसी भाषा है जिसमें भगवान ने इस यूनिवर्स को लिखा। गॉड इज नोन बाय नेचर एंड इन हिज वर्क्स। भगवान को प्रकृति में और उनके कामों के द्वारा जाना जाता है। ऐसे ऐसे काफी उसने गैलीलियो ने लिखे हैं। फिर लुइस पास्टर का तो मैंने आपको बताया था कि पता है क्या, आजकल ऐसा आ गया कि साइंटिस्ट नहीं अपने आप को ही भगवान समझने लगे कि हमने एआई बना ली, हमने रोबोट बना लिए, हम इनमें फीलिंग भी डाल देंगे, हम इनमें कॉन्शियसनेस भी डाल देंगे, हम इनमें फ्री विल भी डाल देंगे, सब कुछ प्रोग्राम कर देंगे, हम इंसान की तरह बना देंगे। पर एक चीज वो कर नहीं सकते। काफी चीजें हैं, उनमें से एक चीज नहीं वो कर सकते। एक तो जो मेन चीज होती है ईटिंग में जब हम खाना खाते हैं तो एक सॉफ्टवेयर जो या एक रोबोट है ना, वो सेंस नहीं कर सकता खाने को। जैसे हम च्यू करते हैं तो हमें काफी कुछ रस्साज जो होते हैं ना, वो हमारे यहाँ पे निकलते हैं, कैनल्स में निकलते हैं, काफी कुछ होता है, तो हम ये एक्सपीरियंस करते हैं। टेस्ट बर्ड्स होते हैं, काफी कुछ एक्सपीरियंस करते हैं टेस्ट के बारे में, पर वो रोबोट्स एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते। तो ऐसा काफी कुछ है कि मैं तो काफी साइंटिस्ट के बारे में पढ़ता रहता हूँ। तो यही चल रहा है, अमेरिकन साइंटिस्ट हो गए, यूरोपियन साइंटिस्ट हो गए। आजकल तो स्पेशलाइज्ड कोर्स भी हैं, मास्टर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर उसके बाद उस कोर्स को करके आप क्या करोगे, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिसर्च करोगे और ऐसे रोबोट्स की निर्माता एस्टेब्लिश करोगे जिनका यूज होगा वॉर में। मिस्टर हिल्टन नाम का एक पर्सन है, अभी मैं उसकी रिसर्च पढ़ रहा था, वो फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। वो पर्सन कह रहा है मैंने गूगल से रिजाइन कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि जो मेरी टेक्नोलॉजी थी ना, उसके सबसे ज्यादा मेरे को पेमेंट दे रहा था पेंटागन। पेंटागन कौन है? यूएसए का एक डिफेंस ग्रुप है, वो उसको सबसे ज्यादा पैसे दे रहा था। क्यों? क्योंकि ऐसे रोबोट्स तैयार करो कि जिनका यूज वॉरफेयर में हो सके। और यूएसए सबको बताता है कि हाँ कि ये ह्यूमन ये लोग हैं, इनके राइट्स हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। ये मॉडर्न जो साइंस है ना, जो अभी की 100 इयर्स पहले साइंस है, उसका मेन एम आजकल यही चल रहा है कि डिफेंस अच्छा कर लेना, सारा कुछ। अभी देखना आप मिस्टर हिल्टन की रिपोर्ट, ऐसे नहीं कहते वो गॉड फादर है यही का, ऐसे नहीं है। उसकी एजुकेशन भी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से है। तो फिर वो बता रहा था कि हाँ इन सब ने मेरी जो रिसर्च का यूज किसमें करा है, सिर्फ वॉरफेयर में। ये नहीं कि कोई ऐसे रोबोट्स का बनाना या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी क्रिएट करना जिससे क्या हो सके, जिससे एजुकेशन प्रमोट हो। उनका मेन एम ये नहीं है। जो अमेरिकन हैं, पेंटागन वाले स्पेशली, उनका मेन एम ये है कि वॉरफेयर। ऐसा कुछ नहीं है कि मेडिकल फील्ड में कोई हॉस्पिटल में अगर कोई, जैसे इंसान है, कोरोना वायरस हुआ, इन्फेक्शियस डिसीज है ना, कम्युनिकेबल, तो किसी और इंसान को हो सकता है। तो ऐसे रोबोट्स बनाना कि हॉस्पिटल में हेल्प हो सके पेशेंट्स की, नहीं वॉरफेयर, क्योंकि मनी उसमें इन्वॉल्व। अभी काफी जैसे वॉर हुई रशिया यूक्रेन, तो फिर आपने देखा होगा रशिया पूरा तबाह हो गया वॉरफेयर के कारण। यूक्रेन को तो पैसे आ रहे, यूरोपियन यूनियन से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर मेन एम इन सभी मॉडर्न कंट्रीज का चल रहा है वॉरफेयर। तभी तो वो अब मतलब ना उनमें हैप्पीनेस है ना कुछ है, वो कूद रहे हैं बस। आपको पता नहीं है, जो हम जब डेवलप करते हैं ना, डेवलप करना बहुत मुश्किल है। जब
कोई भी एक छोटी सी सॉफ्टवेयर भी डेवलप करने में बहुत दिमाग लगता है। फिर उस टाइम अगर किसी को कोई पर्सन टोक देना, मैं तो बहुत मतलब गुस्सा हो जाता हूँ, क्योंकि अटेंशन। और ये जो सॉफ्टवेयर हैं हम देखते हैं कि इनमें कितनी इंटेलिजेंस, और वो सॉफ्टवेयर छोड़ो कि हमें भगवान ने बनाने में कितनी इंटेलिजेंस लगाई हुई। हमारे एक्चुअली बॉडी में ना एक दो चीजें होती हैं, एक होता है वॉलंटरी मसल जो हमारे कंट्रोल में, ये हाथ मेरे कंट्रोल में है ना, एक होता है इनवॉलंटरी मसल। इनवॉलंटरी मसल जैसे हार्ट हो गया, एक ब्रेन का पार्ट होता है मेडुला जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है स्लीप के लिए, और भी काफी पार्ट होते हैं, मेडुला हो गया, अपना हार्ट हो गया, और ये रहा जो जैसे हम डाइजेशन होता है, डाइजेशन में हमारे पास स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन है, वो भी इनवॉलंटरी मसल है, हमें पता नहीं तो नहीं चल रहा कि कैसे डाइजेशन हो रहा है कैसे नहीं हो रहा। और भी ब्लड वेसल है जो हार्ट से कनेक्टेड ब्लड वेसल है। तो इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम भगवान ने बनाया होना, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम, क्योंकि बिना सुप्रीम पावर के ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम, या बिना सुप्रीम इंटेलिजेंस के ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम डेवलप ही नहीं हो सकता, है ना। हार्ट अपने आप ही मतलब धड़क रहा है। अब इसका हार्ट कैसे धड़क रहा है, मैंने अपना डॉक्टर से पूछा, उसकी थी पोस्ट डॉक्टोरल, उसकी पोस्ट डॉक्टोरल थी उसमें कैंसर में। गुजरात के एक डिवोटी थे, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा ये कैसे होता है। फिर वो कहते हैं एक एसए नोड होती है हार्ट में, एक एसए नाम की नोड होती है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब पल्स, उधर पल्स प्रोड्यूस होती है। पल्स प्रोड्यूस कैसे होती है, आज तक मेडिकल साइंस के पास जवाब नहीं है आज तक कि वो पल्स कैसे प्रोड्यूस हो रही है। एसए नोड आप रिसर्च कर लेना गूगल पे। उससे क्या होता है कि जो अपर हार्ट का चेंबर होता है, दो चेंबर होते हैं अपर, दो चेंबर होते हैं लोअर। जो अपर हार्ट का चेंबर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है उससे। अब एक कॉन्ट्रैक्ट होगा तो नीचे वाला क्या होता है, एक्सपैंड होता है। तो एसए नोड से पल्स प्रोड्यूस होती है, और पल्स से अपर जो हार्ट का पोर्शन है वो क्या होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, नीचे वाला एक्सपैंड होता है। तो इस तरीके हार्ट धड़कता है, और हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, है ना, हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हार्ट की वर्किंग क्या है, ये कैसे हो रहा है। क्योंकि पता क्यों, ये हार्ट पल्स, हार्ट में नहीं है, परमात्मा और आत्मा दोनों होते हैं। इस कारण से परमात्मा के कारण हमारा हार्ट चल रहा है। ये मेडिकल साइंस निकाल ही नहीं पाएगी। अब देख लेना जो एटम की, अभी मैंने एक एटम की देखी थी टेलीस्कोपिक इमेज, पता ही नहीं चल रहा कुछ भी। एटम बस ऐसे आपको लगेगा ये कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन बस ऑर्बिट में है, कुछ पता ही नहीं चलेगा। पहले लुईस पास्टर के टाइम, उसके बाद 1940s में एक टर्म आया मोलिक्यूलर बायोलॉजी, और उससे तो और मतलब काम खराब हो गया, उससे मतलब और एथिस्ट हो गए। क्योंकि बस वो कहते हैं कि कुछ नहीं है। अभी भी आप देखोगे ना, आप सर्च करोगे गूगल पे कि क्या है हमारी बॉडी क्या है, वो कहेंगे कि हार्ड मास का एक बस स्केलेटन है, हार्ड मास का एक बॉडी है बस। क्योंकि वो कहते हैं कि मोलिक्यूलर है, ऐसे है। मोलिक्यूलर का मतलब टिश्यूज के सेल किससे बना है, मॉलिक्यूल्स का गया एटम। तो एक केमिस्ट्री, और जब से मेडिकल साइंस मिल गई इन्होंने काम खराब कर दिया। पर ये कभी समझ नहीं पाएंगे ना कि एक्चुअली भगवान है हर एटम में। तभी तो वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अपने शेल में, है ना। ऐसे एनर्जी थोड़ी ना उसके पास। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज और प्रोटॉन को नो चार्ज किसने दिया, है ना। जो बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस है, न्यूट्रॉन को जो नो चार्ज है वो किसने दिया, है ना। वही है कि हम
जो भी साइंटिस्ट है वो ये समझते हैं कि सब कुछ बिग बैंग से आया, पर भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभु मता सर्वम प्रवर्तते इति मता भजन्ते मां भूत भाव समोमिता, कि 10.8 भगवत गीता में कह रहे हैं कि मेरे से ही सारे जो स्पिरिचुअल प्लैनेट्स हैं, स्पिरिचुअल और मटेरियल जगत मेरे से ही आ रहा है, मटेरियल स्पिरिचुअल प्लैनेट्स मेरे से ही आ रहे हैं, मैं ही इन्हीं सारे जो भी जगत का कारण है ना। तो फिर और भी काफी चीजें जिनमें साइंस बिलीव नहीं करता पर वो होती हैं, जैसे रीइंकारनेशन की बात है। एक वो समझते हैं कि पर्सन एक डेड हो गया। वो पहले लोग मानते थे स्पिरिट को, पर अब खत्म हो गया। अगर अभी मैं अगर किसी डॉक्टर से पूछता हूँ ना कि हाँ ये है, आप मानते हो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कारण ये सिर्फ बॉडी है सिर्फ और कुछ भी नहीं है, आप इसमें काट के जो भी उसका फेल हो गया, अगर हार्ट फेल हो गया आप हार्ट डाल दो, बच जाएगा। अगर किडनी फेल हो गई दोनों किडनी डाल दो, जिंदा कर दो। उस चीज का उनके पास कोई जवाब नहीं है। जो इंडिया में तो डॉक्टर्स ये कह देते हैं कि प्रे कर लो, बाहर तो ऐसा चलता भी नहीं है, बहुत कम। बस वो करते हैं कि हाँ जी ये बिल पकड़ा दिया, बिल भर दो जी। ऐसा है इंडिया में भी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऐसा है, क्या कर लोगे आप। तो यही है कि जो भी हम अभी साइंस पढ़ रहे हैं ना, वो साइंस बहुत टेम्परेरी है। अभी अगर कोई कंप्यूटर वाले अपडेट्स आ रहे हैं, जो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा होगा, हर ईयर एक लैंग्वेज का अपडेट आ रहा है, तो ये बहुत टेम्परेरी है। परमानेंट है गीता, जो भगवान ने बात कर दी 5000 ईयर पहले, उससे भी पहले जो बात कर दी उन्होंने, जो 4th चैप्टर में भगवान कह रहे हैं कि मैंने सबसे पहले विवस्वान सूर्य देव को ज्ञान दिया, वो उस टाइम का परमानेंट है ना। और ये अभी सब कुछ ये टेम्परेरी चेंज हो जा रहा है। इससे पता क्या हो रहा है, इससे नहीं है, डिप्रेशन बढ़ रहा है हम में। पहले मतलब डिप्रेशन तो बढ़ ही रहा है, क्योंकि पहले लोगों को एकदम, जब से AI आया था ना ChatGPT, तो फिर मेरा नहीं एकदम वो हो गया था, मैं थोड़ा सा पता नहीं यार क्या होगा, है ना। तो फिर ये टेम्परेरी जो साइंस है ना, ये आपको नहीं है बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी देता है, क्योंकि ये रैपिड चेंजिंग है ना। भगवान की चीज आपको स्ट्रेस नहीं देगी, उसकी जगह आपको ब्लिस देगी। ये है मेन चीज कि और मेन चीज है कि भगवान की साइंस समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये टेम्परेरी चीज है, चेंज होती रहेगी। हमें लगता है कि बस यही वो है, मतलब एक ही जिंदगी है, तो फिर ये दिक्कत है। क्योंकि भगवान अर्जुन को कहते हैं हमारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, तुम्हें याद नहीं, मुझे सब कुछ याद नहीं। तो ऐसे भगवान गीता में बहुत बार सब कुछ बता रहे हैं। तो गीता तो मस्ट है ना। अब तो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, बेस्ट टाइम टू रीड गीता। और भी काफी चीजें हैं जो अभी तो हटा दी गई, पर पहले थी, जैसे डार्विन की थ्योरी, बंदरों से आए हैं हम, अब तो हटा दी गई, मतलब NCERT में पहले तो थी पड़ी। हाँ, वो गलत है ना। एक्चुअली उसका पता क्या कैसे था कि चिंपैंजीज और नहीं इंसानों में ना एक कंपैरिजन करा गया कि हाँ इन दोनों में ना कितने जो जीन्स है ना सिमिलर है। तो उससे आया कि 84% जीन सिमिलर है। अब मैं ऐसी कोई रिपोर्ट दिखा दूं कि 84% जीन सिमिलर है, बाकी होगी ह्यूमन एवोल्यूशन, है ना। तो मतलब साइंटिस्ट को मिल गया कि हाँ ये देखो ये तो ह्यूमन एवोल्यूशन होगी, ये तो मतलब पहले ऐसे बंदर ऐसे थे, फिर ऐसे ऐसे निएंडरथैल हो गए, फिर उसके बाद ऐसे इंसान हो गए। पर हमें देखना है कि हमने और भी जब एनिमल्स के साथ कंपेयर करा ना, तो उनकी थ्योरी फेल होगी। क्यों? क्योंकि जो अब माउस है, माउस के और ह्यूमन के जीन्स 80% मिलते हैं। तो बताओ माउस हमारे एंसेस्टर है और 80%। और जो सैलेड है, सैलेड वेजिटेबल्स,
और जो ह्यूमन है उसके 99% जीन्स मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं, आप रिसर्च कीजिए। ये भी हटा दिया क्या पीरियोडिक टेबल? नहीं पीरियोडिक टेबल जो है, उस पीरियोडिक टेबल लिखा हुआ है। नहीं जो पहले वाला था वो है, वो तो बेसिस है ना, उसे नहीं हटा सकते, वो है। मॉडर्नाइज हो गया पीरियोडिक टेबल, अभी नया नया देखना हाँ, पड़ेगा। मतलब मॉडिफाई हुआ, जो मिसिंग थे वो आए हैं। अभी एक लेटेस्ट मूवी आई थी ओपनहाइमर, इसने अगर देखी हो तो, ओपनहाइमर, उसमें वो होता तो जीनियस है पर पूरी लाइफ उसकी डिप्रेशन में बीतती है, पूरी लाइफ। रॉबर्ट जे ओपनहाइमर जो कि एटॉमिक बॉम्ब प्रोजेक्ट का लीड था यूएसए में, उसने मतलब वो बचपन से ही जीनियस था। 12 ईयर की उम्र में उसको लेक्चर देने के लिए बुलाया गया था, कुछ 12 या 16 ईयर की एज में, कि आप एलिमेंट्स पे लेक्चर दो, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे एलिमेंट्स होते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, है ना, इन ये सारे एलिमेंट्स होते हैं ना, इनकी आप प्रॉपर्टीज पे लेक्चर दो। फिर उसके बाद उसने हार्वर्ड से करी, ये सब कुछ हुआ। फिर जब उसने एटॉमिक बॉम्ब बनाया ना, तो फिर उसको लगा बहुत कम इसकी डिस्ट्रक्शन होगी, पर जब उसने बनाया न्यूक्लियर फिजन से बनाया था कि एक जो प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, उससे क्या होता है कि हम एक एटॉम पे घेरते हैं, जो कि या तो होगा अपना यूरेनियम या तो प्लूटोनियम एटॉम होता है, और यूरेनियम 235 होता है। उस पे हम जब घेरेंगे तो फिर वो आगे टूट जाएगा, उसके 2 पार्ट्स हो जाएंगे, और उससे एक मॉलिक्यूल या उससे एनर्जी निकलेगी, जिससे क्या होता है कि न्यूक्लियर एनर्जी निकलती है। तो फिर ऐसे न्यूक्लियर एनर्जी निकल के क्या हो जाता है, चेन रिएक्शन हो जाता था, क्योंकि 1 ग्राम जो न्यूक्लियर 1 ग्राम यूरेनियम में काफी लैक्स ऑफ यूरेनियम एटम होंगे ना, तो ऐसे चेन रिएक्शन होके काफी कुछ मतलब एनर्जी प्रोड्यूस होती थी। उसका क्या रिजल्ट आया, जापान में प्रयोग हुआ, उसने रोका भी था कि मत करो प्रयोग, है ना, जापान में, पर उसकी सुनी का। पहले वहां पे यूएसए में हो गया था, यूएसए में हुआ था, फिर उसका एक बहुत बड़ा स्टील टावर था, वो इवेपोरेट हो गया था। वो फिर इतना डर गया था ना कि हाँ ये न्यूक्लियर जो मैंने बना दिया, ये बम बना दिया, ये कितनी खतरनाक चीज है। फिर उसने भगवत गीता का एक कोटेशन श्लोक करा कि कालो अस्मि, अब मैं काल बन गया हूँ, जगत का संहार, कि मेरे कारण इंसानों को इतनी खतरनाक चीज मिल गई। रॉबर्ट जे ओपनहाइमर। उस टाइम आइंस्टीन ने भी कहा था कि एक माउस होता है, चूहा, वो अपने लिए ट्रैप नहीं बनाता, पर इंसान ने ना अपने लिए ट्रैप बना दिया। तो फिर मतलब ये चल रहा है कि मॉडर्न साइंस हमें कहां पे ले जा रही है। ठीक है, आप वो छोड़ दो, आप यही ले लो, अभी एसी ले लो या फिर कार ले लो, इनसे ही ग्लोबल वार्मिंग कारण, अभी जैसे ग्लोबल वार्मिंग कारण हमें इफेक्ट दिख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज। अभी तो नहीं पता चलेगा, एक मैं थ्योरी पढ़ रहा था कि इंडिया का जो साउथ पार्ट है ना, मुंबई, ये सारा डूब जाएगा, क्योंकि ग्लेशियर्स का पानी बढ़ेगा, वो पिघल के मतलब सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में जाएंगे, उससे पानी बढ़ेगा, और पानी कहाँ पे आएगा, साउथ पोल पे। जब वो साउथ पे पानी बढ़ेगा, जो साउथ वाली कंट्रीज हैं वो सारी डूबने लगेंगी। ये होगा, ये 20-30 ईयर्स में। ये स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर ने पब्लिश करी थी, तो मैं पढ़ रहा था एंड आई वाज शॉक्ड। साउथ पार्ट ऑफ अपना अर्थ नहीं, साउथ पार्ट ऑफ पूरा अर्थ का, जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा उससे वो प्रभावित होंगे, ग्लेशियर के मेल्ट होने से, क्योंकि सारा रशिया पिघल रहा है ना, रशिया, कनाडा, सारा ऊपर से फिर पानी आ रहा है,
जो नॉर्दर्न है, नॉर्दर्न आप देख लेना, नॉर्दर्न पहले नॉर्दर्न जो पोल था उसमें बहुत ज्यादा आइस थी, अब बहुत कम हो गया। पोलर बियर वहाँ पे बहुत बुरी हालत है पोलर बियर की, उनकी बहुत बुरी हालत है। तो ये हो रहा है, तो हाँ, तो फिर मतलब पोलर बियर तो खत्म हो रहे हैं, वैसे ही काफी स्पीशीज भी खत्म हो रही हैं। जो ऑस्ट्रेलिया में मैं पढ़ रहा था कि पोल्यूशन के कारण ना उधर की, क्योंकि पोल्यूशन है वहां पे, तो आसपास पूरा ओशन है, तो वहां पे जो भी लिविंग एक्वाटिक एनिमल्स है ना, उन पे इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है कि वो मर रहे हैं। इसके कारण जो मॉडर्न साइंस के कारण फैक्ट्री लगाना, पोल्यूशन ओशंस में करना, इसके कारण और एक और ये थी कि बिग बैंग को एक्चुअली साइंटिस्ट ने इतना क्यों माना, क्योंकि वो स्पोर्ट करा गया था आइंस्टीन के द्वारा। जी 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 प्रभु, ठीक है, वो स्पोर्ट किया था आइंस्टीन के द्वारा। आइंस्टीन ने कहा था कि जो भी ये सारा कुछ है ना, यूनिवर्स ही स्टैटिक है, ये चेंज नहीं होता, क्योंकि उस टाइम तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो उसको पता नहीं था, पर वो कहता कि ये सब जो भी ये यूनिवर्स है ना, ये स्टैटिक है, ये चेंज नहीं होता। चेंज मतलब इन द सेंस ऑफ एक्सपेंशन के मामले में। तो उसने यूज करा था कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट अपनी इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए, कि अभी तो जैसे एक्सपेंशन हुई तो एक्सपैंड एक कांस्टेंट रेट पे करी जा रहा है। आप देख सकते हैं कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट इन आइंस्टीन इक्वेशन, आपको पता चल जाएगा। पर अभी 3 सालों में एक ऐसी फिगर आई है कि जो यूनिवर्स है ना, वो एक कांस्टेंट रेट पे एक्सपैंड नहीं हो रहा, वो पहले कम हो गया था एक्सपेंशन, अब बढ़ गई है उसकी एक्सपेंशन। अब ये हमें कैसे पता चलता है? ये टेलीस्कोप से पता चलता है, जो अमेरिकन टेलीस्कोप है ना स्पेस का, मैं आपको नाम बता दूंगा, उससे पता चलता है। नहीं हबल्स। तो फिर यही है, जिस चीज का साइंस के पास जवाब नहीं होता ना, वो कह देते हैं कि ये डार्क मैटर है। अब स्पेस है ना, स्पेस का हम सिर्फ बहुत कम, एक्चुअली 4% पार्ट देख सकते हैं, बाकी वो सब चीजों को क्या कह देता है, जो उसको समझ नहीं आता वो कह देता है ये डार्क एनर्जी है, ये डार्क पार्टिकल है। आप देखना कभी डार्क पार्टिकल, डार्क वेब भी बहुत ज्यादा परसेंट है ना, जो हम एक्सप्लोर हाँ इंटरनेट पे। तो फिर वो कह देते हैं कि हमें पता नहीं है कि ये एक्सपेंशन कैसे चल रही है, या हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो वो ऐसे नाम दे देते हैं कि ये डार्क एनर्जी है, एक्चुअली स्पेस में स्पेशली। यही चल रहा है कि जो साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, जो मेन 6 थिंग्स थे, ओरिजिन ऑफ लाइफ, कॉन्शियसनेस ऑफ मैटर की कॉन्शियसनेस, हम तो मतलब कॉन्शियस हैं। एक तो मैटर होता है, एक एनिमेट होता है, एक इनएनिमेट होता है। एनिमेट का मतलब हम लोग, इनएनिमेट का मतलब नॉन लिविंग। बायोटिक बेटिक मान लो, बायोटिक मतलब लिविंग, हम लोग हैं, हम लिविंग है, हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है, हम फ्री विल है हमारे अंदर, हम एक डिसीजन भी ले सकते हैं। हमारी कॉन्शियसनेस ये है कि विचार, थॉट्स, पर एक जो नॉन लिविंग थिंग है उसके थॉट्स नहीं है। पर साइंस एक ऐसे चलता है कि नहीं, मेन चीज ये है कि ये चीज को जो थॉट्स आ रहे हैं ना, ये टेम्परेरी है। हमें जो थॉट्स आ रहे हैं ना, वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते। वो तो कह रहे हैं कि माइंड से थॉट, मतलब ये ब्रेन से थॉट्स आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे वो कर दिया ना, सेरेब्रम कर दिया है, सेरेबेलम कर दिया, फिर मेडुला कर दिया है, ऐसे क्लासिफिकेशन करके मतलब ऐसे बता रहे हैं हमें। तो फिर ये और उनके पास जो ये डायमेंशंस है, टाइम स्पेस डायमेंशन, इसके उनके पास कोई है ही नहीं।
कि हाँ ये टाइम स्पेस डायमेंशन तो है, पर इसकी ओरिजिन कहते हैं बिग बैंग से, फिर बिग बैंग से वो कहते हैं कि पार्टिकल है, पार्टिकल की वो क्या है, ओरिजिन क्या है, बता ही नहीं पाते। मतलब इन द एंड सब कुछ आके जितने भी वो कॉन्स्टेंट्स यूज कर लें, कॉन्स्टेंट बहाना होता है। कॉन्स्टेंट का मतलब ये है कि हम आगे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, सीधी सीधी सी बात है, क्योंकि आपको तो इक्वेशन बनानी है ना। जो भी आप प्रभुपाद कहते हैं कि हरे कृष्णा चैलेंज में कि जो भी इंसान अपने दिमाग से बनाएगा ना, अपनी मेंटल स्पेकुलेशन से, वो हमेशा गलत बनाएगा। हरे कृष्णा चैलेंज में प्रभुपाद कहते हैं कि जबकि जो आ रहा है हमारे पास, जो भागवत ज्ञान आ रहा है या जो भगवान से ज्ञान आ रहा है, वो हमेशा ठीक होगा, 101% ठीक होगा। पर जो हम अपनी मेंटल स्पेकुलेशन से चलेंगे, हम हमेशा गलत कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, हमेशा। तभी तो जब हम भक्ति में आते हैं, हमें पहली बात कहते हैं कि आज्ञा पालन, कि चमत्कार सिर्फ आज्ञा पालन के हैं। इसलिए जो भक्त कहते हैं ना, वैष्णव भक्त, उनकी आज्ञा मान लो, क्योंकि ये मैंने बहुत देखा है कि जब भी मैं उनके आज्ञा मानता हूं, हमेशा बेस्ट रिजल्ट आता है। पर जब भी मैं अपने मन से चलता हूं, वर्स्ट रिजल्ट, वर्स्ट। जब से मैं मंगला आरती आने लगू ना, जो सुबह होते हैं 4:45 पे सुबह, मतलब बेस्ट रिजल्ट। सुबह जल्दी उठना, सुबह ही चैंटिंग हो जाना, चैंटिंग का स्ट्रेस ना होना, है ना, फिर उसके बाद सारे काम हो जाना, रात को जल्दी सोना, बेस्ट हैबिट्स। चैंटिंग से माइंड का पीस, बेस्ट थिंग। और भगवान की डायरेक्ट सर्विस और कृपा, बेस्ट। तभी मेन चीज है कि जो भी डिवोटीज कह रहे हैं, उन्होंने बहुत लाइफ देखी है, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, तो बात मान लीजिए उनकी। और मेन चीज यही है कि चैंटिंग और ज्यादा से ज्यादा डिवोटी एसोसिएशन की, क्योंकि जो भी ये साइंटिस्ट हैं या इंजीनियर्स हैं, जो भी ये बनाने की बातें करते हैं, ये बहुत टेम्परेरी चीज है। हमारे पास बहुत कम टाइम है ना, हम कुछ सोच सकते, हम कुछ ज्यादा सोच सकते हैं। अब ज्यादा सोचने लगोगे, मैं एक्चुअली काफी टाइम से ज्यादा ही प्रोग्रामिंग करने लग गया था बीच में टाइम में, तो फिर माइंड आउट होने लग गया था मेरा, ठीक है। तो फिर बहुत कम टाइम है हमारे पास। अभी अगर हम कुछ कर लें तभी कुछ हो सकता है। अब कैसे करेंगे? जो भगवान ने गीता में बताया, वो डिवोटी एसोसिएशन मस्ट। जो पर्सन सुबह मंगला आरती में आ सकता है, बेस्ट टाइम, बेस्ट, क्योंकि सुबह ही सब कुछ हो जाएगा। सुबह ही आपकी चैंटिंग हो जाएगी, सुबह ही आपकी डिवोटी। सबसे पहले क्या करोगे? आप नहाओगे, सबसे पहले डिवोटीज को देखोगे। सबसे पहले डिवोटीज कौन है? भगवान के सबसे प्रिय पर्सन। भगवान कौन है? सभी लोगों के स्वामी। देखो क्या चमत्कार है, भक्ति का चमत्कार। सीधा ही पहले भक्तों को, भगवान को, और बेस्ट थिंग लाइफ ट्रांसफॉर्म। यही बात है, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, भक्ति करो खुद जान जाओ, होगा। मैं भी 2 साल पहले सामने था, ठीक है। डिवोटी सर्विस बहुत ज्यादा करो, भगवान अपने आप संभाल लेंगे। बहुत बार हुआ भगवान, मतलब ऐसे नहीं कि हमें अपना कर्म जरूर करना पड़ेगा, पर रेस्ट भगवान पे छोड़ दो। अपनी ड्यूटी करो, रेस्ट भगवान पे छोड़ दो, भगवान अपने आप संभाल लेंगे। और भगवान संभालते हैं, एक्सपीरियंस है भगवान संभालते हैं। मैं तो बहुत ज्यादा पागलों की तरह टेंशन लेता रहता हूँ, ये है वो है ये, पर भगवान इतनी परफेक्टली संभालते हैं ना, जब आप करोगे आपको पता चलेगा। अपने माइंड से तो बहुत गलत कंक्लूजन पे पहुंचोगे आप। तभी तो गोपी भरतु पद कमले दासम दासम दास शरण ले लीजिए। बात जो भक्त बताते हैं उनकी बात मानिए, ये है मेन चीज।
इसके एग्जाम्पल काफी हैं जिन्होंने बात मानी। बताइए कोई एग्जाम्पल भागवतम में कोई भी। क्या प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, नारद मुनि की बात मान ली? करो, सोचो अपने कौन जिन्होंने नारायण नाम लिया था, अजामिल, एक ऋषि की बात मान ली, हाँ अपने बेटे का नाम नारायण रख लो। एक बात से वो बच गए यमदूतों से, वरना पता नहीं कितने जन्म जाते, है ना। तो भक्तों की एक बात मानने का भी वो, और कभी भी अपनी इंटेलिजेंस यूज मत करना, क्योंकि अगर आप जब भक्तों की सेवा करोगे ना, भक्त डांटेंगे भी। उस टाइम माइंड जरूर आउट होता है, पर वो अच्छे के लिए डांटते हैं, वो प्रेम करते हैं डिवोटीज। आप करो उनकी सर्विस, रोज सर्विस करो, आपको दिखेगा वो इतना प्रेम करते हैं ना, कोई हद नहीं। डिवोटीज आपसे करो सेवा, आपको पता चलेगा, और आपके बहुत अच्छे के लिए डांटते हैं वो। मैं तो हमेशा, जितनी बार मैंने डांट खाई है ना, बहुत बार, हमेशा मेरा अच्छा ही हो, हमेशा। ये है मेन चीज, ठीक है। तो फिर माला रोज करनी है, भगवत गीता रोज पढ़नी है, डिवोटी एसोसिएशन रोज लेनी है। अगर नहीं ले पा रहे, डिवोटीज को कॉल कर लो, आजकल तो इतनी फैसिलिटी है, जूम कर लो, वीडियो मीटिंग कर लो, कोई दिक्कत होना है, चाहे जितने मर्जी डिस्टेंस पे बैठे हो ना। डिवोटीज तो अपने पास बुलाने के लिए तैयार है ना, तो असदेव प्रभु मना करेंगे आपको? कभी नहीं मना करा उन्होंने। मैं हमेशा उनके रूम के पास जाए खड़ा हो जाता, वो कहते आ जाओ आ जाओ, हमेशा। वो ये नहीं कहते थे कि हाँ बाहर जाओ, या अभी रुक जाओ, ऐसा कभी नहीं कहा, आ जाओ। कभी भी कोई डाउट हो, हमेशा डाउट की क्लैरिफिकेशन, विष्णुदूत प्रभु अपने डाउट की हमेशा क्लैरिफिकेशन, सब कुछ। मैं तो उन्होंने घंटों समझाया। आजकल किसके पास टाइम है, कौन घंटों समझाएगा? कोई अपने 5-10 मिनट दे भी देता है ना, फिर भी ये मतलब अंदर से लगता है कि हाँ ये मेरे को थैंक यू नहीं करके गया। अगर थैंक यू ना करके जाओ, है ना, तो फिर ये रखता है। डिवोटीज तो ये भी नहीं मांगते। थोड़ा सा एक्सपीरियंस लो, डिवोटीज के साथ बैठे, फिर होगा कुछ। और जो डिवोटीज है ना, वो ऐसे ही नहीं है, उनके पास बहुत लाइफ का एक्सपीरियंस है। उनके कारण मैं बचा हूं, वरना पता नहीं कहाँ होता। ठीक है, तो फिर यही है कि ये जो साइंटिस्ट हैं, ये कुछ भी हैं, ये तो सारे डिप्रेस्ड हो ही रहे हैं। आप मत हो, आप एक भगवान के साथ जुड़ो, भगवान के भक्तों के साथ जुड़ो, और एक आनंदमय जीवन जियो। यही है परमानेंट साइंस, भक्ति की परमानेंट साइंस। वही तो भगवान कह तो रहे हैं, राज विद्या राजगुह्यम, भगवत गीता 9.2, है ना, कि ये सीक्रेट है ऑल नॉलेज का, सभी प्रकार के ज्ञान का सीक्रेट है। राज विद्या, किंग ऑफ ऑल नॉलेज, राजगुह्यम, सीक्रेट, है ना। अब ये सीक्रेट किसको पता चलेगा? जो डिवोटीज की सर्विस करेगा, क्योंकि डिवोटीज रिवील करेंगे। मैं पहले शुरुआत में भगवत गीता पढ़ता होता था तो कुछ समझ नहीं आता था, क्या सकाम कर्म है, क्या दूसरे कर्म है ना, पता ही नहीं चलेगा। कर्म योग तो मेरे को नींद आ गई थी एक बार पढ़ते हुए, काफी बार आ चुकी है, काफी बार कुछ समझ ही नहीं आता था। पर डिवोटी की सर्विस करी और उसके बाद उनसे पूछा, डिवोटी से जो अपने जेन्युइन डाउट है ना और लाइफ की प्रॉब्लम्स है, शेयर करो और उनसे पूछो भाई कैसे मैं अपनी लाइफ को एक भगवान की सेवा में, कृष्ण भावनामृत जीवन में लगाऊं। ठीक है, अभी तो आप स्टूडेंट हैं मान लीजिए, या आप वर्कर हैं, या फिर आप कोई शॉप में हैं, या आपकी कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कुछ भी जॉब है आपकी, है ना, या लाइफ कब टर्न ले लेगी कभी पता नहीं चलता। अभी लग नहीं रहा,
ठीक है, पर होगा टर्न बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, आज मैं आपको यहां दिख रहा हूं, कल पता नहीं कहां जाऊं, है ना, समझ गए? ये है मेन चीज, वही है कि पर डिवोटीज हमारा हाथ नहीं छोड़ते, ये है मेन चीज। डिवोटीज और भगवान को कभी मत छोड़ना, और रोज एक कोशिश करो, एक डिसिप्लिन सेट करो कि मेरे को कम से कम 4 माला करनी है रोज, भगवत गीता में 15 मिनट रोज, डिवोटीज के साथ मेरे को 15-20 मिनट बात करनी है या मंदिर आना है। ठीक है, ये कुछ ज्यादा टाइम नहीं है, इससे ज्यादा टाइम हम इंस्टाग्राम पे वेस्ट कर देते हैं। जब से डिवोशन में आया हूं ना, मेरे को लग रहा है मेरे को बहुत ज्यादा टाइम है, क्योंकि मेरा फोन बहुत कम हो गया। फोन में इंस्टाग्राम डिलीट, फेसबुक डिलीट, क्या है, सिर्फ व्हाट्सएप पे मेरे को सिर्फ कॉलेज के मैसेज आते हैं, यूट्यूब में ज्यादा चलाता नहीं, टाइम ही टाइम, 12 घंटे मेरे को ऐसा लगता है 48 आवर्स है, 7 से 7 AM से 7 PM। देखो आप करके देखो, ये जो सारी बेकार चीजें ना, इनको एलिमिनेट करो, जो भी ये गलत सोशल मीडिया की एप्स हैं, इनको एलिमिनेट करो और सही चीज अपने अंदर ले आओ। फिर आपको दिखेगा कि हाँ, आप में जो गुण है ना, वो चेंज हो रहे हैं, होगा, अच्छे गुण आएंगे, और आप अच्छे से पर्सन से बात करेंगे तो आपको लोग जेन्युइनली कमेंट करेंगे, यार आपका जो बोलने का स्टाइल है ना, बहुत बदल गया, बहुत मधुर वाणी है आपकी, सत्यम प्रियम हितम वाणी हो जाएगी आपकी। किसी का कोई डाउट, क्वेश्चन? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।